दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द प्रीस्ट ऑफ नेचर बाय अमरनाथ प्रसाद। तो चलिए, पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ प्रसाद, इनका जन्म 1967 अरुआन भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार में हुआ था। अमरनाथ प्रसाद जगदम कॉलेज जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड है। उनके नाम पर 1 डज़न से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स है और साथ ही साथ उनकी पोएम्स बहुत से जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। वो हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषा में लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ बुक्स फेमस है, जैसे कि अरुंधति रॉयज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अ क्रिटिकल स्टडी, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश पास्ट एंड प्रेजेंट, द प्लेज ऑफ विजय तेंदुलकर, अ क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन एंड अ न्यू अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहती है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस पोएम के बारे में, तो इस पोएम का टाइटल है द प्रीस्ट ऑफ नेचर। प्रीस्ट ऑफ नेचर का मतलब होता है प्रकृति का पुजारी। तो यहाँ पर प्रकृति का पुजारी किसे कहा जा रहा है? तो यहाँ पर जो है वो किसान को प्रकृति का पुजारी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये कविता किसान की आदर्श छवि और किसान जिस तरह का जीवन जीते हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। कवि के लिए किसान एक ऐसी शख्सियत है जिसका समाज में योगदान और जिस तरह का वो समाज में सम्मान का जीवन जीता है, उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए। कविता इस चीज़ पर शोक व्यक्त करती है कि भले ही किसान हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी हम उन्हें आज भूल चुके हैं। तो चलिए, इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस पोएम को अच्छे से समझने की आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टैंजा है, लेट मी गो टू द डेप्थ ऑफ सी वेयर पर्ल्स एंड डायमंड्स लाई, लेट मी गो टू द मिडोज एंड ली वेयर फार्मर्स वर्क एंड डाई। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली 2 लाइन है, लेट मी गो टू द डेप्थ ऑफ सी वेयर पर्ल्स एंड डायमंड्स लाई। तो इन 2 लाइन्स में यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि मुझे उस समुद्र की गहराई तक जाना है जहाँ पर हीरे और मोती पड़े हैं। देन अगली 2 लाइन्स है, लेट मी गो टू द मिडोज एंड ली वेयर फार्मर्स वर्क एंड डाई। यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि मुझे उन घास के मैदानों में जाने दो और घास काटने दो जहाँ पर किसान काम करते हैं और मर जाते हैं। दोस्तों, मिडोज एंड ली का मतलब होता है घास के मैदान। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाहते हैं कि मैं उन घास के मैदानों में जाना चाहता हूँ और घास काटना चाहता हूँ और उस एक्सपीरियंस को कमाना चाहता हूँ जहाँ फार्मर्स जो है वो काम करते करते मर जाते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, फ्री फ्रॉम एवरी फीवर एंड फ्रेट ही enjoys द लाइफ ऑफ प्लेजर caught in ever financial net which we hardly measure। तो इस स्टैंजा की हमारी सबसे पहली 2 लाइन्स हैं, फ्री फ्रॉम एवरी फीवर एंड फ्रेट ही enjoys द लाइफ ऑफ प्लेजर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पहली 2 लाइन है, इसमें पोइट ये कहना चाहते हैं कि किसान जो है वो हर बुखार और चिंता से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीता है। यानी कि वो चाहे फिर वो बीमार ही क्यों ना हो या फिर कितना भी परेशान हो, स्ट्रेस में हो, वो हमेशा अपना काम करना जारी रखता है, अपने काम करने से कभी भी रुकता नहीं और खुश रहता है। दोस्तों, फ्रेट का मतलब होता है चिंता। फिर हमारी अगली 2 लाइन्स है, caught in our financial net which we hardly measure। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसान हमेशा खुश नहीं होता, बल्कि वास्तविक रूप में वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा होता है। वो पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका होता है और कैसे जैसे जो है वो अपने जीवन का गुजारा कर रहा होता है। लेकिन ये जो रियलिटी है, यानी कि ये जो पीछे की रियलिटी है, वो हम जैसे लोगों को नहीं दिखती है। हम इसे मुश्किल से मापते हैं, यानी कि हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हमें जो है बस वो किसान खुश दिखता है, काम करते हुए दिखता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि सच में अगर हम देखें तो किसान जो है वो फाइनेंशियल नेट में फंसा हुआ है, यानी कि आर्थिक समस्याओं में फंसा हुआ है, जो हम जैसे लोग नहीं देख पाते और हम जैसे लोग जो है वो उसे मुश्किल से मापते हैं और आंकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे सेकंड स्टैंजा में पोइट ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो देन इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, ब्लिथ एंड हैप्पी इन द लैप ऑफ नेचर अ सेंटली प्रीस्ट इंडीड, इवन इन हार्डशिप्स ही गेट प्लेजर एंड सेल्डम पाइंस फॉर मीट। तो इस स्टैंजा की हमारी सबसे पहली 2 लाइन्स है,
ब्लिथ एंड हैप्पी इन द लैप ऑफ नेचर अ सेंटली प्रेस्ड इंडीड। तो यहाँ पर इन दो लाइंस में पोएट ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति की गोद में वो संत पुजारी किसान हमें बहुत खुश और आनंदित और प्रसन्न नजर आता है। दोस्तों, यहाँ पर ब्लिथ का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना, और लैप का मतलब होता है गोद। देन इसके बाद हमारी अगली दो लाइंस है, इवन इन हार्डशिप्स ही गेट प्लेजर्स एंड सेल्डम पाइंस फॉर मीड। यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी वो आनंदित रहता है, कठिनाइयों से भी उसे आनंद मिलता है, और इतना सब करके भी शायद ही वो इनाम के लिए तरसता है। वो कभी भी इनाम और तारीफ का भूखा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयाँ, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, और पाइंस फॉर मीड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तरसना। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, ही गेट्स हिज ब्रेड फ्रॉम द फील्ड इन विच ही पोर्स हिज ब्लड, ही फाइट हिज लाइफ विदाउट एनी शील्ड टू फेस द ड्रॉट एंड फ्लड। तो इस स्टैंजा की हमारी सबसे पहली दो लाइंस है, ही गेट्स हिज ब्रेड फ्रॉम द फील्ड इन विच ही पोर्स हिज ब्लड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसानों को जो है वो उनकी रोज़ी रोटी खेतों से मिलती है, और जहाँ से उसको ये रोज़ी रोटी मिलती है वहाँ पर उसे जो है वो खून बहाना पड़ता है। अब खून बहाना पड़ता है, इससे क्या मतलब है कि उसे उसकी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो है वो खून पसीना बहाकर मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रेड का मतलब होता है रोटी, और पौर का मतलब होता है कोई चीज़ बहाना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो किसान है वो अपनी रोज़ी रोटी जो है वो खेतों से कमाते हैं, वहाँ पर जो है वो खेती करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं, और ये करने के लिए जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। देन इसके बाद है, ही फाइट्स हिज लाइफ विदाउट एनी शील्ड टू फेस द ड्रॉट एंड फ्लड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो किसान है वो सूखे और बाढ़ का सामना करने के लिए बिना किसी ढाल के अपना जीवन लड़ता है। यानी कि चाहे सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, वो हमेशा उसे सामना करना पड़ता है और नुकसान भी सहन करना पड़ता है। उसे मानसिक और शारीरिक परेशानियां सहन करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास बचाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर शील्ड का मतलब होता है ढाल, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, और फ्लड का मतलब होता है बाढ़। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, ही पुल्स अ टायर्ड एंड मिजरेबल लाइफ इन लिटिल क्ले मेड हाउस, हिज लाइफ बिकम्स अ बंडल ऑफ स्ट्राइफ एंड ही अ ट्रैप्ड माउस। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली दो लाइंस है, ही पुल्स अ टायर्ड एंड मिजरेबल लाइफ इन लिटिल क्ले मेड हाउस। तो यहाँ पर पहली दो लाइंस में पोइट कहना चाहते हैं कि वो एक थका हुआ और दुखी जीवन जीता है और मिट्टी के घरों में रहता है। उसे जो फैसिलिटी और सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसका जीवन पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिजरेबल का मतलब होता है दुखी होना, ओके, निराशा होना। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाहते हैं कि उसके पास हमारी जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो बहुत ही कम फैसिलिटीज़ में अपना जीवन गुजारता है, यानी कि मिजरेबल लाइफ जीता है, यानी कि एक निराशपूर्ण लाइफ जीता है। जो उसे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं होती है, और वो एक मिट्टी से बने घर में रहता है बहुत ही कम फैसिलिटीज़ के साथ। देन इसके बाद है, हिज लाइफ बिकम्स अ बंडल ऑफ स्ट्राइफ एंड ही अ ट्रैप्ड माउस। यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि उसकी लाइफ एक संघर्ष के बंडल की तरह है, और उसका जीवन एक ट्रैप है, यानी कि जाल है, जिसमें जो है वो चूहे की तरह वो फंस चुका है, और वो चाहते हुए भी वहाँ से निकल नहीं सकता। दोस्तों, स्ट्राइफ का मतलब होता है कठिनाइयाँ, और ट्रैप का मतलब होता है फंसना। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं पोएट कि उसका जो जीवन है वो किसी एक ट्रैप की तरह हो चुका है, जिसमें चूहा कैसे फंस जाता है किसी जाल में, उस तरह वो जो है वो अपने इस जीवन के जाल में फंस चुका है, जहाँ से वो अगर निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, ही स्माइल्स एंड सिंग्स टू हिज क्रॉप इन गे एंड जॉली मूड, ही शेड्स हिज स्वेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो यहाँ पर हमारी पहली दो लाइंस है, ही स्माइल्स एंड सिंग्स टू हिज क्रॉप इन गे एंड जॉली मूड। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि वो किसान सारी परेशानियाँ, सारी कठिनाइयाँ भूल के अपने काम पर लग जाता है। वो फिर से मुस्कुराता हुआ वहीं खुशनुमा चेहरे के साथ अपनी फसल के लिए गाना गाता है, और फिर से अपने काम में जो है वो व्यस्त हो जाता है। ही शेड्स हिज स्वेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अर्न हिज लाइवलीहुड। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि वो सब कुछ भूल कर फिर से बूंद बूंद पसीना बहाता है, ताकि वो अच्छे से गुजारा कर सके।
दोस्तों गे एंड जॉली का मतलब होता है खुश होना और शेड्स का मतलब होता है बहाना। तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बाद भी एक किसान जो है वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी कि वो सारी चीज़ें भूल जाता है। उसकी कितनी सारी परेशानियाँ हो सकती है, क्या कुछ उसके लाइफ़ में कठिनाइयाँ हो सकती है, वो सारी चीज़ें वो एक तरफ रखता है और अपने काम पर वो निकल जाता है। और वही खुशनुमा चेहरे के साथ वह वैसे ही पहले जैसे खुश होकर वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है और बूँद-बूँद पसीना बहाकर जो है वो अपने जीवन का उदरनिर्वाह करने के लिए जो है वो पैसे कमाता है, यानी कि काम करता है। यानी कि उसे खून-पसीना बहाकर जो है वो वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे आज के हमारे लास्ट स्टैन्ज़ा की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट स्टैन्ज़ा हमसे क्या कहता है। तो हमारा लास्ट स्टैन्ज़ा है, नो पोएट्स राइट, नो बार्ड्स सिंग, ही अनलैमेंटेड डाइज़, इन फ्यूनरल मार्च नो बेल्स रिंग, नो वन सॉब्स एंड साइज़। तो हमारी सबसे पहली 2 लाइन्स है, नो पोएट्स राइट, नो बार्ड्स सिंग, ही अनलैमेंटेड डाइज़। तो यहाँ पर ये पोएट कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इस दुनिया में इतने सारे कवि हैं, इतने सारे पोएट हैं। दोस्तों बार्ड का मतलब होता है पोएट यानी कि कवि। यानी कि पोएट कहते हैं कि इतने सारे कवि हैं, इतने सारे लेखक हैं, इतने सारे पोएट्स हैं, फिर भी उसमें से कोई भी फार्मर्स के लिए गाता नहीं है, उनके लिए कुछ लिखता नहीं है और वो ऐसे ही मर जाते हैं। और उसकी मृत्यु के बाद भी कोई शोक नहीं मनाता, किसी को कोई पछतावा नहीं होता। दोस्तों अनलैमेंटेड का मतलब होता है शोक न मनाना। यानी कि किसी चीज़ का पछतावा ना होना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किसानों के मर जाने के बाद भी कोई पछताता नहीं है, किसी को कोई दुःख व्यक्त नहीं करता है अपना, कोई दुःख मनाता नहीं है और साथ ही साथ इतने सारे हमारे पास कवि हैं, इतने सारे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, फिर भी कोई उनके लिए कुछ भी लिखता नहीं है। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स है, इन फ्यूनरल मार्च नो बेल्स रिंग, नो वन सॉब्स एंड साइज़। तो यहाँ पर हमारी लास्ट 2 लाइन्स है जिसमें बताया गया है कि उसकी फ्यूनरल मार्च यानी कि अंतिम यात्रा में भी कोई घंटियाँ नहीं बजती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई प्रे नहीं करता और रोने की तो दूर की बात है, लोग सिसकियाँ और आहें भी नहीं भरते। तो दोस्तों फ्यूनरल मार्च का मतलब होता है अंतिम यात्रा, सॉब्स का मतलब होता है सिसकियाँ लेना और साइज़ का मतलब होता है आहें भरना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। इस पोएम के ज़रिए हमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज पोएट ने दिया है कि जो इंसान इस प्रकृति का पुजारी है यानी कि प्रीस्ट है, जिसके वजह से हम 2 वक़्त का खाना खा पाते हैं, उसी इंसान की हम कद्र नहीं करते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले ब्यूटीफुल वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।